प्लेन सरफेस, एक एक सरफेस में रिफ्रैक्शन होगा और एक सरफेस में इमर्जेंस। दो प्लेन सरफेस होंगे, एक में रिफ्रैक्शन होगा, एक में इमर्जेंस। और अगर दोनों पैरेलल है तो जो फेनोमेनन होगा वो है लैटरल डिस्प्लेसमेंट। और अगर रिफ्रैक्टिंग सरफेस और इमर्जिंग सरफेस ये एक एंगल में है तो जो फेनोमेनन होगा उसको बोलेंगे डिविएशन। हमारे पास दो प्लेन सरफेस है, एक को बोलेंगे रिफ्रैक्टिंग, एक को बोलेंगे इमर्जिंग। इफ दे आर पैरेलल टू ईच अदर, जो घटेगा उसको बोलेंगे लैटरल डिस्प्लेसमेंट। और अगर दोनों पैरेलल नहीं है, एक एंगल में है, तो जो घटेगा उसको बोलेंगे डिविएशन। लिखिए, रिफ्रैक्शन थ्रू प्लेन सरफेस, हाँ हाँ दे दूंगा। लिखिए, रिफ्रैक्शन थ्रू प्लेन सरफेस। रिफ्रैक्शन थ्रू प्लेन सरफेस, एक सरफेस होगा रिफ्रैक्टिंग, क्या लिखा है यहां पर, इस पैरेलल टू इमर्जिंग सरफेस। एक और अच्छा, यहां लाइट आई, यहां नॉर्मल बनाया, ये मानो एयर है, ग्लास, एयर, क्या घटेगा, बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। उसके बाद फिर ये नॉर्मल और ये बेंड अवे फ्रॉम, ये इंसिडेंट रे। अगर ये ग्लास ना होता तो कैसे जाता, उसको बना लीजिए। और ये इमर्जेंट रे, इमर्जेंट रे इंसिडेंट रे के साथ बहुत सारे डिस्टेंस बनाता है, लेकिन एक ही परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस ये है। आप मानेंगे ये बात, इमर्जेंट रे और इंसिडेंट रे के बीच में डिस्टेंस तो बहुत सारे, लेकिन परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक ही होगा। ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये वाला, इसको हम कहेंगे लैटरल डिस्प्लेसमेंट। लैटरल डिस्प्लेसमेंट कब होगा, जब रिफ्रैक्टिंग सरफेस और इमर्जिंग सरफेस ये पैरेलल है। अब मानो ये दोनों एंगल में है, ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस और ये इमर्जिंग सरफेस। लाइट यहां पे इंसिडेंट हुआ, आप यहां क्या बनाएंगे, नॉर्मल। लाइट कहां मुड़ेगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल। ये ग्लास है, अगर ये एयर है, इट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। और फिर यहां क्या बनाएंगे, नॉर्मल। अगर ये ग्लास का सरफेस से नॉर्मल कुछ ना होता तो लाइट कैसी चली जाती, लेकिन अब ग्लास है, नॉर्मल है, तो वो नॉर्मल से अवे जाएगी, वो ऐसे जाएगी। ये कौन सा रे है, और ये इमर्जिंग रे। शाबाश। ये लाइट सामने खींच लीजिए और इस लाइट को पीछे खींच लेने पर यहां एक एंगल बन रहा है ना, यहां क्या हो रहा है, लैटरल डिस्प्लेसमेंट। अगर ये प्रिज्म, अगर ये प्रिज्म ना होता, अगर ये प्रिज्म ना होता तो लाइट ऐसे ही चली जाती। इस प्रिज्म के वजह से लाइट को कैसे जाना पड़ा है, ऐसे। और ये लाइट इंसिडेंट और ये इमर्जेंट एक एंगल बना रहे हैं ना आपकी बार, इस एंगल को हम बोलेंगे एंगल ऑफ डिविएशन। डिविएशन एंगल कब पढ़ा जाएगा, जब रिफ्रैक्टिंग और इमर्जिंग सरफेस एक एंगल में है, यहां थीटा, और यहां थीटा का वैल्यू कितना है,
यहां थीटा का वैल्यू कितना है, 0 डिग्री, और यहां थीटा का वैल्यू ना तो 0 है ना 90 डिग्री, 0 से ज्यादा 90 से कम। ये वाला अरेंजमेंट अगर आपको चाहिए तो आप एक ग्लास स्लैब ले लीजिए, और ये वाला अरेंजमेंट अगर आपको चाहिए तो आप एक प्रिज्म ले लीजिए। जब भी प्रिज्म से लाइट पास होगी डिविएशन कैलकुलेट करेंगे, और जब भी ग्लास स्लैब से लाइट पास होगी लैटरल डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करेंगे। ये लैटरल डिस्प्लेसमेंट कितना है, इसका डेफिनेशन क्या है, ये किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है, ये हमारे आज का क्लास का टॉपिक ऑफ डिस्कशन होगा, और नेक्स्ट क्लास में हम इसको पढ़ेंगे। आपके सिलेबस के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में ये दोनों आते हैं लाइट चैप्टर में। लिखो, lateral displacement takes place when refracting surface is parallel to emerging surface, and deviation takes place when refracting surface and emerging surface are inclined at an angle, are inclined at an angle। कोई डाउट है? लैटरल डिस्प्लेसमेंट क्या है, यही टॉपिक है, पढ़ेंगे। कब लैटरल डिस्प्लेसमेंट होगा, कब डिविएशन होगा, उसमें डिफरेंस क्या है, बस वो बताया। जब ये दोनों सरफेस पैरेलल होंगे तो जो घटना घटेगी वो लैटरल डिस्प्लेसमेंट है। जब ये दोनों एक एंगल में होंगे तब हमेशा डिविएशन होगा। कौन से दो सरफेस? रिफ्रैक्टिंग सरफेस वो सरफेस है जहां लाइट इंसिडेंट होती है, और इमर्जेंट सरफेस वो सरफेस है जहां से लाइट बाहर आ जाती है। जहां लाइट इंसिडेंट हो रही है, जहां से लाइट बाहर आ रही है, ये दोनों सरफेस क्या होने चाहिए? लाइट यहाँ इंसिडेंट हुई, यहाँ रिफ्रैक्ट हुई, और इस सरफेस से लाइट बाहर आई। इस सरफेस को क्या नाम देंगे? रिफ्रैक्टिंग सरफेस। और इसको क्या नाम देंगे? इमर्जिंग सरफेस। यहाँ लाइट इंसिडेंट हुई और अंदर रिफ्रैक्शन हुआ, फिर इस सरफेस में लाइट बाहर आ गई, ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस और ये इमर्जिंग सरफेस। ये दोनों एक एंगल में इंक्लाइंड है, और इन दोनों के बीच में एंगल कितना है? इन दोनों के बीच में एंगल कितना है? पैरेलल है ना, 0 डिग्री होगी। इफ दे आर पैरेलल टू ईच अदर, lateral displacement. If they are inclined to an angle to each other, deviation angle. यहाँ lateral displacement कैलकुलेट करेंगे, यहाँ deviation कैलकुलेट करेंगे। देखो lateral surface पर lateral displacement AB इंसिडेंट रे, BC रिफ्रैक्टेड रे, और CD इमर्जेंट रे। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये रिफ्रैक्शन हुआ है, ये नॉर्मल है। सुनिए, ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है। इंक्यू सरफेस और आरएस सरफेस ये पैरेलल हम पहले मान चुके हैं। आपको एक प्रूफ करना होगा कि अगर पैरेलल सरफेस, रिफ्रैक्टिंग सरफेस और इमर्जेंट सरफेस पैरेलल है, तो ये बात प्रूफ कीजिए कि इमर्जेंट रे और इंसिडेंट रे पैरेलल है। ये आप प्रूफ कैसे करेंगे? टू प्रूफ इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू इमर्जेंट रे,
बताइए तो कैसे प्रूव हो सकता है? वेक्टर डिस्प्लेसमेंट कौन सा हुआ है? इंसिडेंट रे को सामने खींच दीजिए और आपको ऐसे दिख तो रहा है कि ये दोनों पैरेलल है, इंसिडेंट रे पैरेलल टू इमर्जेंट रे, लेकिन दिखना और प्रूव करने में एक फर्क है। कहाँ का रिफ्रैक्शन हुआ है? एट ए बी, एट पी क्यू सरफेस एंड आर एस सरफेस। Snell's law at surface, Snell's law at surface PQ, क्या होगा Snell's law at surface PQ? Refractive index of air, refractive index of air into sin I is equals to refractive index of glass into sin R. एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू एयर बेटा, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर बाय स्पीड ऑफ लाइट इन एयर 1, ये हो जाएगा 1 into sin I is equals to mu g into sin R, चलेगा? अच्छा, obeying applying Snell's law at RS, Snell's law at surface RS, दोबारा Snell's law लगा दीजिए, क्या होगा? mu glass into sin R, mu glass into sin R is equals to mu है into sin, शाबाश। mu a का वैल्यू कितना होगा? 1, तो मैं क्या लिख सकता हूँ इसको? mu g into sin R equals to 1 into sin g। अब इसको इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2 मान, अपनी मन की आंखों से देख, कुछ कंपेयर हो रहा है? mu g sin R, mu g sin R यहाँ किसके बराबर है? sin I के, और यहाँ किसके बराबर है? sin। कंपेयरिंग 1 एंड 2, कंपेयरिंग 1 एंड 2 क्या लिख सकता हूँ मैं? sin E इक्वल्स टू sin, या इसको ऐसे लिख सकते हैं sin I इक्वल्स टू sin E। अगर sin I और sin E इक्वल है तो मैं बोल सकता हूँ I E के बराबर पैरेलल, मतलब इक्वल है। और अगर I और E इक्वल है तो बेशक ये दोनों पैरेलल, ये समझे? इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे, ये बात समझ आई? दोबारा बोल, दोबारा बोल। आई इनके इक्वल हो, ये समझ आया? अब ये लाइन, यहाँ एक लाइन दी है और यहाँ भी एक लाइन, ये लाइन अगर इक्वल है तो ये दोनों पैरेलल, यही हुआ है। ये लाइन खींच ली जाओ और ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये लाइन, ये एंगल और ये एंगल अगर इक्वल है तो ये दोनों पैरेलल हो, ऐसा। ये जो नॉर्मल है, यहाँ लाइट ने एक एंगल बनाया, इसकी पैरेलल लाइन कैसे दिखेगी? ये सब इसकी पैरेलल लाइन होगी। अच्छा, पैरेलल लाइन होने के लिए कौन सा एंगल इक्वल होना चाहिए आपको लगता है? अगर ये एंगल, अगर ये एंगल, अगर ये, अच्छा ये लाइन मैंने बनाई, ये पैरेलल लाइन से, अगर ये एंगल मैं थोड़ा चेंज कर देता, ये एंगल और ये एंगल अलग कर देता हूँ, ये पैरेलल होंगे? नहीं, तो पैरेलल होने के लिए ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होना पड़ेगा। आई इक्वल आ गया, मतलब मैं कह सकता हूँ ये दोनों लाइन पैरेलल। तो ये छोटा सा प्रूफ 2 मार्क्स का आप इस तरह से करेंगे, बस इस सरफेस पे स्नेल्स लॉ, इस सरफेस पे कैसा लगा, ठीक है? therefore incident ray is parallel to emergent। और ऐसा कब होगा? ऐसा कब होगा? ऐसा कब होगा? जब रिफ्रैक्टिंग सरफेस और इमर्जेंट सरफेस आपस में पैरेलल है तब।
इंसिडेंट रे इमर्जेंट रे आपस में पैरेलल तब होगी जब रिफ्रैक्टेड रे और इमर्जेंट सर्कल रिफ्रैक्टेड सरफेस और इमर्जेंट सरफेस आपस में पैरेलल। बड़ा नहीं, नोट करो। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन lateral displacement का डेफिनेशन क्या होगा? द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन इमर्जेंट रे एंड इंसिडेंट रे प्रोड्यूस फॉरवर्ड। इमर्जेंट रे एंड इंसिडेंट रे प्रोड्यूस फॉरवर्ड। lateral displacement is defined as the perpendicular distance between what? Between emergent ray and incident ray produced forward। अब नाम दे दे कुछ। सुनो, ये बी है, इसको नाम दे रहा हूं बी डैश। बच्चा ये बी है, इसको नाम दे रहा हूं बी डैश। ये सी है, इसको नाम दे रहा हूं सी डैश। मेरा लैटरल डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ है? सी सी डैश इज द lateral ये लैटरल डिस्प्लेसमेंट का हमें अभी मिला डेफिनेशन। अब हमें पढ़ना है ये किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, और ये हमें कब पता लगेगा? जब हमें ये पता लग जाएगा कि लैटरल डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन क्या है। इक्वेशन में जो जो पैरामीटर्स होंगे वही इसको फिट कर सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व करेंगे, आपको आती है। दो ट्रायंगल इमेजिन करना, ये हो गया लिखना। दो ट्रायंगल इमेजिन करो, एक ये वाला, बचा लो, एक ये वाला ट्रायंगल और एक ये रेड वाला ट्रायंगल। ये दो ट्रायंगल इमेजिन करो। कौन से ट्रायंगल में मेरा लैटरल डिस्प्लेसमेंट है? ब्लू वाले। और ये मेरा ग्लास स्लैब का थिकनेस है, यह थिकनेस ऑफ ग्लास है। मैं बाजार से खरीद के लाया तो मुझे बोलना पड़ा होगा 10 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, वो मुझे दे दी। इन ट्रायंगल बी सी सी डैश, ये लाइट अगर रिफ्रैक्टिंग सरफेस ना होता तो ये लाइट ऐसे चली जाती। ये टोटल एंगल किसके बराबर होता? आई के बराबर। और अभी ये कैसे गई है? इस एंगल ठीक है आर, ये पूरा क्या था? आई। ये एंगल क्या होता? आई माइनस आर। तो मान लेते हैं डिविएशन, कितना डिविएशन हुआ? मैं साइन आई माइनस आर निकाल रहा हूं, क्या होगा? सी सी डैश बाय सी बी ना, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। सी सी डैश बाय ब्लू वाले ट्रायंगल को देखो, साइन आई माइनस आर क्या होगा? अरे यार, राइट एंगल ट्रायंगल है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज किया है। इतना तो करने के लिए अलाउ करोगे मुझे? चलेगा? नहीं चलेगा, नहीं समझ आया। इस ट्रायंगल, इस एंगल को ले रहा हूं मैं, इस एंगल, इस एंगल, ये एंगल कितना बेटा? आई माइनस आर। ये पूरा एंगल क्या है? आई। ये पूरा एंगल आई, ये आर है, ये क्या होगा? आई माइनस आर। आया ना? और साइन आई माइनस आर क्या होगा? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। एक राइट एंगल ट्रायंगल। नहीं नहीं समझ आया तो आगे नहीं बढ़ो,
नहीं समझ? इस ट्रायंगल को ऐसे बना रहा हूं सिर्फ तुम्हारे लिए डॉटर। ये है सी, ये सी डैश, ये सी और ये है बी, ये है आई माइनस आर। साइन आई माइनस आर क्या होगा? साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय बी क्या हो जाएगा? सी सी डैश बाय सी बी ना। अच्छा इस ट्रायंगल को उठा के मैं यहाँ चिपका दूं। आई बात समझ? सभी को समझ में आई बात? बेटा समझ आया? आया समझ? अब एक छोटा सा ट्रायंगल ये भी दिख रहा होगा आपको रेड वाला, यहाँ साइन आर का वैल्यू बताइए। इन ट्रायंगल बी बी डैश सी, साइन आर का वैल्यू क्या होगा? बीसी बाय, सॉरी यहाँ मुझे कॉस आर का वैल्यू, कॉस आर, कॉस आर का वैल्यू बी बी डैश बाय सी बी। बस लैटरल डिस्प्लेसमेंट आ गया और कुछ नहीं। लैटरल डिस्प्लेसमेंट यहाँ से आएगा ना, इसको इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन, फ्रॉम इक्वेशन 1 मैं क्या लिख सकता हूँ? सी सी डैश इक्वल्स टू सी बी साइन आई माइनस आर। ये क्या है मेरा? लैटरल, लैटरल डिस्प्लेसमेंट। ये क्या हो गया? सी बी बाई, सॉरी सी बी साइन आई माइनस आर। और यहाँ से सी बी मिल जाएगा, यहाँ से मुझे सी बी मिल जाएगा। सी बी क्या होगा? फ्रॉम इक्वेशन 2 बचा लो, सी बी क्या होगा? बी बी डैश बाई कॉस आर, और बी बी डैश क्या है? थिकनेस, थिकनेस बाय कॉस आर। therefore b equals to thickness by cos r sin I minus r। आया इक्वेशन? थिकनेस sin I minus r by cos r। लैटरल डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या है? थिकनेस इनटू sin I minus r by cos r, sin I minus r by cos r, sin I minus I by cos r। अगर I बहुत छोटा है तो I माइनस आर और भी छोटा है। अगर I छोटा है तो I से माइनस आर, I माइनस आर तो बहुत ही छोटा है। और अगर I छोटा है तो R छोटा होगा ही होगा, क्योंकि लाइट नॉर्मल की तरफ बेंड हुई है। If I is small, बस मेरे इतना कह देने से, if I is small, I minus R is very very small and R is also very small। R तो will be small is क्योंकि I is small and light एक तो छोटे एंगल में इंसिडेंट हुई, ऊपर से नॉर्मल की तरफ और मुड़ गई, मतलब R और छोटा हो गया। In such a case, this Riemann-like equation would be reduced to a chunk of letters। sin I minus R को मैं क्या लिख सकता हूँ? अगर थीटा बहुत छोटा है, sin थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? थीटा। और cos थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? by 1। This equation would be reduced to t I minus R, क्या सकते? t I minus, आया ना? हाँ आया ना? देखिए इसको हो गया काम। इस ट्रायंगल ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है, तो ये हाइपोटेन्यूज है, ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूज, ये बेस और ये परपेंडिकुलर। इस ब्लैक वाले ट्रायंगल ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूज, ये परपेंडिकुलर। बहुत समझा? इसको अगर तुम इसको परपेंडिकुलर मान रही हो तो तुम ये थीटा मान रही हो। अगर तुम ये वाला थीटा कंसीडर करती हो तो ये परपेंडिकुलर हो। थीटा का ऑपोजिट परपेंडिकुलर, थीटा का ऑपोजिट परपेंडिकुलर। मैं अगर इसको थीटा मान रहा हूं तो ये परपेंडिकुलर है, मैं
अगर इसको थीटा मानता हूँ तो मेरा ये मतलब और ये वेव और ये हाइपोटेन्यूज चलेगा। है कोई डाउट? मैं आई लेने को कुछ भी ले सकता हूँ, तो मैं छोटा सा ही लूंगा। जब आई मैं कुछ भी ले सकता हूँ, तो लेट दैट आई बी वेरी स्मॉल, एंड इफ आई इज वेरी स्मॉल, आई माइनस आर इज वेरी स्मॉल एंड आर इज आल्सो वेरी। हो गया? लिखना लिखना शुरू करो। नहीं हुआ? अच्छा देखिए, ये ब्लैक लाइन, ये ब्लैक लाइन, ये इधर आ गया, ये है नॉर्मल, ये है आई, तो ये एंगल भी कितना है? इनको ये आई माइनस आर समझने में दिक्कत हुई है, एक बार बोर्ड देख लो। ये वो ब्लैक वाली इंसिडेंट रेज, ये सीधी चली गई, अगर यहाँ है नॉर्मल, ये एंगल अगर आई है तो ये एंगल भी कितना हो? आई। पर लाइट ऐसे मुड़ गई, ये एंगल कितना है? आर, तो ये एंगल कितना है? आई। तो हम बोल रहे हैं डिविएशन। बुझ गए? है कोई डाउट? नहीं। नेक्स्ट, एक छोटा सा अप्रोक्सीमेशन, इफ आई इज स्मॉल, आई माइनस आर इज, आई माइनस आर इज वेरी स्मॉल, and if I is small, R is also very small ना, है ना? अगर I छोटा है, एक तो ये ऐसे ही छोटा है, इसमें से कुछ और माइनस भी हो रहा है, तो ये बहुत छोटा होगा। अगर I छोटा है, ये लाइट नॉर्मल की तरफ मुड़ गई, मतलब R और भी छोटा होगा। समझे? तो हम क्या लिख सकते हैं? साइन I माइनस आर, ये किसके बराबर है? I माइनस आर। और कॉस आर किसके बराबर है? 1। तो मेरा लैटरल डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? टी आई माइनस टी आई माइनस आर। इतना छोटा सा इक्वेशन बन गया। अच्छा, बुक में हमारे ये वाला इक्वेशन लिखा हुआ, ये वाला इक्वेशन लिखा हुआ, इसका डेरिवेशन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है क्या समझ? और फैक्टर्स, लैटरल डिस्प्लेसमेंट किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है? 4 फैक्टर पर। वो 4 फैक्टर समझाने के लिए मैंने इक्वेशन बनाया। दोबारा समझो, अगर थीटा बहुत स्मॉल है तो साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा? थीटा। और कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा? 1। अगर आई बहुत छोटा है, एक तो आई छोटा, उसमें से और कुछ माइनस करोगे तो और छोटा होगा। और अगर आई छोटा है तो आर छोटा होगा, क्योंकि ये नॉर्मल की तरफ मुड़ता है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ? साइन आई माइनस आर को आई माइनस आर, और कॉस आर को 1 लिख। तो ये क्या हो गया? आई माइनस आर, और ये हो गया 1। सुनो, आपकी बुद्धि में कुछ बातें खो सी गई होंगी, मैं उसे पकड़ के याद करके उठाने की कोशिश करता हूँ। उठ जाए तो हाँ कह देना, वरना बार बार प्रयास करूंगा, जब तक ना उठे करता रहूंगा। लेकिन उठ जाए तो कह देना। क्या आप मानेंगे? क्या आप मानेंगे? म्यू साइन आई, म्यू साइन आई बाय साइन आर था। क्या आप मानेंगे? म्यू साइन आई बाय साइन आर होता था। मीडियम ए, इंसिडेंट एयर में होता था, और रिफ्रैक्टेड मीडियम। नहीं याद आया? उठ गया? तो सभी का उठ गया। तो ए म्यू एम साइन आई बाय साइन आर याद आ गया। ये आई और आर क्या है? मेरा यहाँ पर बहुत ही छोटा, तो मैं क्या लिख सकता हूँ? ए म्यू एम आई बाय आर। इसको अगर पलट देता तो आर बाय आई क्या हो जाएगा?
1 बाई ए म्यू एम ना, और यहाँ मेरा मीडियम क्या है, मैं चाहता हूँ सभी बोले, यहाँ मेरा मीडियम क्या है, क्लास। चलेगा? अब जो मैं करने जा रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, तो जो बहुत नादान है और छोटे बच्चों वाली इनोसेंट समझ रखते हैं उनको समझ गए, और जो चालाक है वो तो समझ नहीं जाएंगे, उसके लिए तो इशारा ही काफी होता है। यहाँ से मैं आई कॉमन ले रहा हूँ, आई, यहाँ से मैं आई कॉमन ले रहा हूँ, तो ये क्या बचेगा, ये बचेगा, बोल हाँ या नहीं। बचेगा। अच्छा आर वाले क्या है, प्लीज समझाइए। इस आई को यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, 1 इंटू आई क्या होगा, 1 इंटू आई क्या होगा, आई, और आई इंटू आर बाई आई क्या होगा, R। तो ये आई माइनस आई है, लेकिन आर बाई आई क्या है, 1 बाई म्यू ना, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 बाई अब बताइए लैटरल डिस्प्लेसमेंट किस किस फैक्टर पर डिपेंड करेगा, ये क्या है, ये क्या है, और ये क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अच्छा अगर मैं थिकनेस को बढ़ाऊंगा तो लैटरल डिस्प्लेसमेंट पे क्या असर पड़ेगा, पड़ेगा। अगर मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाऊंगा तो लैटरल डिस्प्लेसमेंट में क्या असर पड़ेगा, और अगर मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ाऊंगा तो लैटरल डिस्प्लेसमेंट में क्या असर पड़ेगा। अरे यार अकल से पैदल हो सकती, थोड़ा ऐसे देख, थोड़ा ऐसे देख, अरे ऐसे नहीं बोला जब दिल दुखा दी, तू एकदम बात मत कर, तू बस सुन मेरी बात। इसको मैं ऐसे लिखा, डी इक्वल्स टू टी आई ब्रैकेट में 1 माइनस आई, अच्छा 1 - 1, अगर ये वैल्यू 1 है, कौन सा वैल्यू, विच वैल्यू, मैं पूछ रहा हूँ कौन सा वैल्यू, म्यू का वैल्यू, तो लैटरल डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, लैटरल डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। मतलब लाइट अगर एयर में थी और एयर में ही चल रही है तो कहां का लैटरल डिस्प्लेसमेंट, लैटरल डिस्प्लेसमेंट होने के लिए आपको क्या चाहिए, मीडियम, और किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एब्सोल्यूट वैल्यू 1 से ज्यादा ही होगा ना, याद है आपको, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नॉट 1 एंड नाइदर लेस देन, इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। अब मान लीजिए वैल्यू 2 है, 2, मान लो ये वैल्यू 2, तो 1 माइनस क्या हो जाएगा, 1 माइनस 0.5, तो ये कितना हो जाएगा 0.5 टी आई। जैसे मैंने इसको बढ़ाया, ये पहले 1 था ये 0 है, मैंने इसको 2 किया ये 0.5 हो गया, 0 से 0.5 ज्यादा ही है। चलो और बढ़ाते, d इक्वल्स टू टी आई 1 माइनस 1/4, इसको 1 किया 2 किया 4 कर, तो ये कितना है 1 पॉइंट, हाँ ये कितना हो जाएगा 0.75, तो d कितना आ गया 0.75 यानी। मेरे बच्चों जैसे जैसे मैं म्यू को बढ़ा रहा हूँ, डिस्प्लेसमेंट, लैटरल डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, बढ़ रहा है, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ाने से लैटरल डिस्प्लेसमेंट, आपको तीनों फैक्टर का पता लग चुका है, बताइए थिकनेस बढ़ाने से लैटरल डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा। इतना ना करते, इतना ना करते तो पता है क्या करते, सिर्फ ऐसे करते कि सुनो सुनो, अगर मेरा थिकनेस इतना होता तो ये लाइट कहां से मुड़ जाती, यहां से मुड़ जाती। अगर ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस, ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस और ये कौन सा सरफेस, इमर्जेंट सरफेस, तो लाइट कहां से मुड़ जाती, लाइट यहां से मुड़ जाती, और ये क्या होता, लैटरल, जो कि पहले के मुकाबले कम होता। अगर मेरा थिकनेस इतना होता तो लाइट यहां से मुड़ जाती,
लाइट यहां से मुड़ जाती, और अगर लाइट यहां से मुड़ती तो मेरा लैटरल डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा होता, तो भी आप समझ जाते। अब आप मैथमेटिकली समझ गए, ये डायग्रामेटिकली समझ गए, बात समझे क्या? नहीं समझ? समझ गया? कोई डाउट है? कौन सा? ये वाला? ये वाली बताओ। मैं नहीं बताऊँ, मैं नहीं बताऊंगा रोहित, 10 में पढ़ता है। मैंने इस इक्वेशन को यहाँ लिखा है और म्यू के अलग अलग वैल्यू दी, बाकी मैथ से एक बार म्यू 1, एक बार म्यू 2 और एक बार म्यू 4। ये वैल्यू 0 आएगा, ये 0.5 आएगा, ये 0.4 आएगा, कुछ म्यू म्यू 1 क्या बोल रहे हो? आवाज नहीं रही। हाँ 1/1, एक बार म्यू का वैल्यू 1 ली है। कोई डाउट? लिखिए फैक्टर्स अफेक्टिंग क्या, ये करके ये वाला। अरे मैं म्यू लेके आया ना, तभी तो म्यू लेके आया। आर बाय आई या आई बाय आर नहीं आता तो म्यू कैसे आता? दोबारा सुनिए, आई को कॉमन क्यों लिया हमने? या तो मुझे आई बाय आर चाहिए या आर बाय आई चाहिए, तभी मैं म्यू लेके आ सकता हूँ ना। मैं रिफ्रैक्शन पढ़ रहा हूँ बिना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के, ये कैसी बात? रिफ्रैक्शन हो रहा है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। चलो लिखो, एब्सोल्यूट नहीं आता, ये एब्सोल्यूट है ना, ए म्यू, उस समय वो क्या हो जाता है, जी म्यू है। तो क्यों मैं क्या कॉमन लेके आया? हाँ हाँ, तो भी एक ही बात। हाँ ए, अंशु का एक क्वेश्चन है, अंशु बहुत अच्छी बात बोल रहा है, मन खुश करने लायक बात बोल रहे हैं। अंशु बोल रहे सर आप इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते, अगर आप यहाँ से आर कॉमन लेते तो ये क्या हो जाता, आई बाय आर, और आई बाय आर डायरेक्टली क्या हो जाता, म्यू। तो मैं क्लियरली देख सकता था जितना म्यू बढ़ेगा उतना लैटरल डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा, पर ये काम हमने क्यों नहीं किया? अगर हम आर को कॉमन लेते तो इक्वेशन में क्या आता है, टी आर, लेकिन मुझे डिपेंडेंस किस पे चाहिए, एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो यहाँ आई नहीं आता, आर आता, और ऐसे मुझे आई का पता लग गया। हमने आई क्यों कॉमन लिया, समझे? समझ बात? देखो समझी कि लाइट चैप्टर में क्या इंपॉर्टेंट है, मैं क्लियर डिस्टिंक्ट वर्ड्स में बोल रहा हूँ, सारे डेफिनेशन से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट वो किन किन फैक्टर्स पे कैसे कैसे डिपेंड करते, सवाल बस यही आते हैं। और आप कंफ्यूज मत होना, बार बार लिख के प्रैक्टिस करोगे एग्जाम से पहले 8-10 बार, तभी समझ आएगा। अभी देखो एक क्वेश्चन पूछूंगा, आप गलत जवाब दे, इतना पढ़ाने के बाद। फैक्टर्स अफेक्टिंग लैटरल, फैक्टर्स अफेक्टिंग लैटरल डिस्प्लेसमेंट, नंबर 1 थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब, कैसे डिपेंड करेगा, मोर थिकनेस मोर लैटरल डिस्प्लेसमेंट। सेकंड इस पर डिपेंड करेगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, मोर एंगल ऑफ इंसिडेंस मोर लैटरल डिस्प्लेसमेंट। नंबर 3 इस पर डिपेंड करेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका है, मीडियम का, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास स्लैब। रोहित आप ये समझे,
refractive index of glass है more refractive index, more lateral displacement. बताइए क्वेश्चन क्या है एक बार, सडन क्वेश्चन क्या है? इतनी मेहनत आप करके गई और क्वेश्चन आपके साथ धोखा कर दिया। मानो क्वेश्चन नहीं जिंदगी। इधर देखो, लैटरल डिस्प्लेसमेंट को कैसे कैसे बदल सकते हैं? लैटरल डिस्प्लेसमेंट को कैसे कैसे बदल सकते हैं? थिकनेस बदल कर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बदल कर और एंगल ऑफ इंसिडेंस बदल कर। मैं ग्लास कर लेता हूँ और चेंज नहीं करूँ। थिकनेस फिक्स, ये नॉर्मल है। दो लाइट आई, एक ब्लू और एक रेड, एंगल ऑफ इंसिडेंस फिक्स्ड। चलो एंगल ऑफ इंसिडेंस फिक्स्ड, थिकनेस को फिक्स कर दिया, एंगल ऑफ इंसिडेंस को फिक्स कर दिया, मीडियम व्यू को फिक्स कर दिया। क्वेश्चन आएगा lateral displacement shown by blue light and red light is same. Is the statement true or false? If false, which shows more deflection? Sorry, which shows more lateral displacement? And why? Justify your answer. जो तीन फैक्टर यहाँ लिखे हैं वो सब कांस्टेंट कर दिए और फिर पूछा है कि लैटरल डिस्प्लेसमेंट। आधे बच्चे को तो यही लगा कि तीनों फैक्टर सेम है तो लैटरल डिस्प्लेसमेंट भी सेम होगा। बताइए लैटरल डिस्प्लेसमेंट सेम होगा या अलग होगा? किसका ज्यादा होगा किसका कम होगा? रेड का ज्यादा होगा। उल्टा चलिए एक बार दोबारा उठाता हूँ। जिसका वेवलेंथ ज्यादा उसकी स्पीड ज्यादा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी सोर्स, रिमेंबर फ्रीक्वेंसी किस पर डिपेंड करती है? सोर्स। जिसका वेवलेंथ ज्यादा उसकी स्पीड ज्यादा, जिसकी स्पीड ज्यादा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम, है ना? तो जिसका वेवलेंथ ज्यादा उसकी स्पीड ज्यादा। नहीं याद नहीं आए तो झूठ मूठ के हाँ मत बोलो। वेवलेंथ ज्यादा होने से स्पीड ज्यादा होती है, बात हाँ याद आ रही है? रेट का वेवलेंथ ज्यादा है, समझा रहा हूँ। और जिसकी स्पीड ज्यादा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। अच्छा अब मैं मीडियम में कौन सी लाइट पास कर रहा हूँ? रेड लाइट। तो स्पीड ऑफ रेड लाइट एंड सी बाय स्पीड ऑफ ब्लू लाइट। ये बताइए किसकी स्पीड ज्यादा? वही जिसका वेवलेंथ ज्यादा। इसका वेवलेंथ ज्यादा, रेड का वेवलेंथ ज्यादा है मेरे भाई। जितना इधर जाएंगे लैम्डा बढ़ेगा, फ्रीक्वेंसी कम होगी, एनर्जी बढ़ेगी। इधर आप जितना जाते हैं वेवलेंथ बढ़ता है, फ्रीक्वेंसी कम होती है, एनर्जी बढ़ती है। अब सॉरी एनर्जी कम होती है। जितना इधर जाएंगे वेवलेंथ बढ़ेगा, फ्रीक्वेंसी कम होगी और एनर्जी कम होगी। भाई सुनिए मेरी बात, किसका वेवलेंथ ज्यादा? रेड का वेवलेंथ ज्यादा यानी रेड की स्पीड ज्यादा। इसका डिनोमिनेटर ज्यादा उसका म्यू कम। किसका म्यू कम? रेड का या ब्लू का? रेड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम और ब्लू का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर बढ़ गया तो लैटरल डिस्प्लेसमेंट
बढ़ जाएगा। किसका म्यू ज्यादा? ब्लू का म्यू ज्यादा, यानी ब्लू का लैटरल डिस्प्लेसमेंट और रेड का लैटरल डिस्प्लेसमेंट कम होगा। तो अगर ये डायग्राम को मैं कंप्लीट करूंगा, ये डायग्राम ऐसे कंप्लीट होगा। पर समझे, रेड का लैटरल डिस्प्लेसमेंट कम और ब्लू का लैटरल डिस्प्लेसमेंट, ये डायग्राम बना लेना, कलर से ही बनाना, याद रहेगा। सिग्नल में कौन सी लाइट यूज हुई, उसका कारण क्या था? बहुत सोचने में पता चला कि मैं अगर दूर से ट्रैवल करके जा रहा हूं और मुझे रोकने के इंस्ट्रक्शन है, कौन से कलर की लाइट फ्लो करेगी? क्यों? लाइट को मीडियम से होके गुजरना पड़ेगा, और अगर मीडियम से होके गुजरना पड़ा तो ऐसी लाइट लीजिए जिसके वेवलेंथ ज्यादा, यानी उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम, तो उसका बेंडिंग भी कम। और अगर उसका बेंडिंग कम है, मानो मैं यहाँ फ्लो कर रहा हूँ, तुम यहाँ से चल के आ रहे हो और मैं इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ रुक जाओ वहीं पर, पर लाइट अगर बेंड होके वहां चलेगी, तुम्हें तो दिखेगा ही नहीं कि रुक। ऐसी लाइट यूज करना है जो सीधी जाए, जाए बेंडिंग हो पर ना के बराबर। सबसे कम बेंडिंग किसमें? रेड लाइट। सबसे ज्यादा बेंडिंग किसमें? ब्लू लाइट। बेंडिंग कम किसमें? रेड लाइट। रेड का वेवलेंथ ज्यादा, रेड की स्पीड ज्यादा, रेड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम, लीस्ट। रेड हैज द लीस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड ब्लू हैज द हाईएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब बताइए, वेवलेंथ पे और लैटरल डिस्प्लेसमेंट पे क्या रिलेशन है? इसका वेवलेंथ ज्यादा, उसका लैटरल डिस्प्लेसमेंट कम। समझ गए? चौथा फैक्टर ये एग्जाम में आएगा इनडायरेक्टली। देखो बनाने डायग्राम, वेवलेंथ ऑफ लाइट, वेवलेंथ ऑफ लाइट, वेवलेंथ ज्यादा, अगर व्हाइट लाइट से कंडक्ट करो तो तुम्हें इसका पता नहीं लगेगा, लेकिन अगर कलर यूज करके देखो तो तुम्हें डिफरेंस समझ आएगा। हाँ रेड एक बार हिरोडो, बताइए क्या है? वो राइम क्या है? वेवलेंथ मोर, यानी स्पीड, स्पीड मोर यानी बेंडिंग, बेंडिंग लेस यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेस और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम यानी लैटरल डिस्प्लेसमेंट लेस। समझ गए? और ये याद रखना, बस हो गया। अभी मैंने ब्लू और रेड में पूछा है, वो किसी में ही पूछ सकता है। वो आपको पूछेगा ग्रीन और येलो में, कोई भी एक पेयर, या वो पूछेगा ब्लू और ऑरेंज में, ऑरेंज का लैटरल डिस्प्लेसमेंट कम। शाबाश, समझ गए? मैं सिर्फ आज यही टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ, एंगल ऑफ डिविएशन आज हम नहीं पढ़ेंगे, आप इसको हजम कीजिए, यही मेरा अचीवमेंट होगा। नेक्स्ट क्लास थर्सडे सुबह डिविएशन वाला बात करेंगे, जरूर जरूर। हाँ? हाँ।